નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 6માં હિન્દી વિષયમાં વ્યાકરણ વિભાગનું વિરામ ચિહ્નોની વાત કરી રહ્યા છીએ. આપણે વિરામ ચિહ્નોમાં પૂર્ણ વિરામ જોઈ ગયા છીએ. બરાબર. विराम चिन्हों की व्याख्या शू है? किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंतर में थोड़ा रुकना पड़ता है. इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. तो विराम चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं? तो पूर्ण विराम हमने देखा था. पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप. इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है. मैंने आपको बताया था कि गुजराती में पूर्ण विराम ऐसे होता है, हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे होता है. यहाँ एक वाक्य है, मोहन ने पत्र लिखा, फिर पूर्ण विराम किया गया है. सीता स्कूल नहीं गई, फिर पूर्ण विराम किया गया है. आगे हम देखते हैं विराम चिन्ह दूसरा, अल्प विराम कॉमा. अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है. जैसे राम, सीता और मोहन घर गए. राम के बाद कॉमा किया गया है यानी अल्प विराम किया गया है. थोड़ा वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए, जैसे राम, सीता और मोहन. यह तो वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए हमें विराम चिन्ह करना पड़ता है. रोको मत, जाने दो. यहाँ रोको मत, फिर कॉमा किया है, जाने दो. तो वाक्य में थोड़ा ही रुकने के लिए हमें संकेत में क्या करना है? कॉमा करना पड़ता है. किसी भी भाषा में हमें, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो, तो वाक्य में थोड़ा ही रुकने के लिए हमें कॉमा यानी अल्प विराम करना पड़ता है. आगे देखते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह. किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है. किसी भी व्यक्ति का से हमें कुछ पूछना है, कोई प्रश्न करना है, कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे. जैसे, क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? किसी से कोई प्रश्न, कोई जानकारी प्राप्त करनी है हमें, तब हम सामने वाली व्यक्ति से प्रश्न करते हैं. तब प्रश्न वह हमें लिखना है और हमें जब प्रश्न करना है तब तो हम ऐसे ही पूछेंगे, क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? ऐसा. लेकिन यही बात हमें लिखनी है, तब हमें यह चिन्ह करना पड़ता है. अब हम आगे बढ़ेंगे. विस्मयादि बोधक चिन्ह. गुजराती में એને કહેવાય ઉદ્ગાર चिन्ह. आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है. आश्चर्य हैं? वाह, अरे. तो ये सब हम जब बोलते हैं तब उसको हम जब वो बोलते हैं वह लिखना पड़ता है, तब हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे. वाह, तुम्हारी किताब कितनी अच्छी है. तो हमें वह वाक्य लिखना है, तो वाह के बाद हम क्या? विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी उद्गार चिन्ह हम लिखेंगे. वाह, आपने तो कमाल कर दिया. अरे, क्या हो गया? तो आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख. कभी दुख की बात आ जाती है, અરે રે, આને આવું થઈ ગયું એમ. ત્યારે અરે રે પછી આપણે કયું ચિહ્ન મૂકીએ? તો ઉદ્ગાર ચિહ્ન મૂકી શકીએ. અરે, એને આવું થઈ ગયું એમ. તો આ ગુજરાતીમાં છે. એવી જ રીતે હિન્દીમાં, અરે વાહ, ये तो अच्छी बात है,
तो अरे के बाद हम क्या रखेंगे, यह चिन्ह रख सकते हैं। अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, અહા, અહા, એ ગુજરાતીમાં કહેતા એમ, તો આવું ઉદ્ગાર ચિહ્ન આપણે મૂકી શકીએ છીએ। तो ये था विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे हम देखेंगे योजक। योजक का चिन्ह प्रयोग सामाजिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। योजक चिन्ह क्या है, तो दो शब्दों के बीच जगह, जैसे यहाँ देखो ये वाक्य पूर्ण, जैसे सुख दुख, तो यहाँ जैसे के बाद हमने योजक चिन्ह किया गया है। सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि वाक्य के बीच में हमें योजक चिन्ह रखना पड़ता है। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। આપણે એવું ના કહી શકીએ કે બધાના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવ્યા જ કરે છે, એવું ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ, પણ આપણે એને લખવું હોય ત્યારે सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो योजक रख देते हैं तो हमें अने और नहीं लिखना पड़ता। जैसे सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, पर यहाँ हमने योजक का उपयोग किया तो और शब्द लिखना नहीं पड़ता। सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते है। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो यहाँ माता और पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो वाक्य को अच्छी तरह से लिखने के लिए हमें माता पिता के बीच में हम यहाँ योजक बनाएंगे तो और लिखने का पड़ता नहीं है कि सेवा ही सच्ची पूजा है। आज हम यहाँ तक योजक तक देखते हैं। आगे के वीडियो में मैं आगे के विराम चिन्ह देखेंगे। थैंक यू।